नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत सत्कार अभिनंदन राम राम जय श्री कृष्णा राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मेरे साथ यानी कि चंदू जैन के साथ काव्य क्लासेस कोटा के इस डिजिटल रंगमंच पर इतिहास विषय की परिचर्चा करने के लिए बिल्कुल तैयार होंगे। आइए शुरुआत करते हैं एक महत्वपूर्ण बिंदु के साथ। मेरे प्यारे अभ्यर्थियों, हमने फर्स्ट ग्रेड इतिहास विषय के लिए जीके के संदर्भ में यह क्लास शुरू की थी, जिसका एक उद्देश्य था कि आपको व्याख्याता बनाया जाए। इसीलिए हमने सीरीज का नाम बदल दिया है। नाम बदलकर पहले इस नाम नहीं था, लेकिन अब हमने आपके लिए इसका नाम रख दिया है व्याख्याता सीरीज। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। क्या नाम दे दिया है भैया? व्याख्याता। सपना करे साकार, आज ही जुड़िए व्याख्याता सीरीज के साथ। इतिहास विषय पेपर 1 की यह हमारी दूसरी क्लास है, जिसमें हम बात कर रहे हैं हमारे गुप्त काल की साहित्य, कला और स्थापत्य। इसके बारे में हमने पहले क्या क्या चीजें पढ़ी, एक बार रिवीजन करवा देता हूं। देखो, पहले व्याख्याता सीरीज नहीं थी, लेकिन अब नाम बदल दिया है। गुप्त काल में स्वर्ण काल कहा जाता है। के मुंशी ने कहा मंदिर निर्माण की यहाँ की शुरुआत होती है। देवगढ़ का मंदिर बना, जिसे दशावतार मंदिर कहते हैं, शिखर निर्माण का पहला उदाहरण है। भीतरगांव कानपुर उत्तर प्रदेश लक्ष्मण मंदिर, तिगवा गांव जबलपुर मध्य प्रदेश विष्णु मंदिर, भूमरा गांव मध्य प्रदेश सतना में शिव मंदिर, चार चौमा का शिवालय राजस्थान के कोटा में शिव मंदिर, नचना कुटार मध्य प्रदेश पन्ना पार्वती मंदिर, एरण मध्य प्रदेश के सागर में वराहा मंदिर बना। मूर्ति कला की मैं बात करता हूं तो गुप्त काल में मूर्ति निर्माण की मथुरा शैली का विकास हुआ। यह बुद्ध विष्णु की प्रतिमा थी, बनाई गई। धर्मचक्र परिवर्तन का रूप था। शिव की अर्धनारीश्वर की प्रतिमा भी यहीं बनाई गई थी। विकास गुप्त काल में पूर्ण रूप से भारतीय शैली है। मुंडित बुद्ध का अंकन है। आदर्शवादी यथार्थवादी है। पतले और झीने वस्त्र हैं। आभामंडल और आशीर्वाद देने की मुद्रा में है। कुछ मंदिरों के चित्र मैंने आपको दिखाए थे। तो आज हम आगे बढ़ रहे हैं गुप्त काल के पार्ट 2 के लेकर के, जिसके अंतर्गत हम चित्रकला और साहित्य को पढ़ेंगे। और जब हमारा भाग 3 आएगा तो उसमें गुप्त काल में हम विज्ञान के विषय पर चर्चा करेंगे। क्लियर हो गई? तो आइए मेरे दोस्त, हम हमारी बात को आगे बढ़ाते हैं। काव्य क्लासेस कोटा के मोबाइल एप्लीकेशन पर आप इतिहास विषय का सेकंड पेपर का बैच जो है ऑनलाइन अवेलेबल है, जहां आप घर बैठे एक शानदार परिचर्चा कर सकते हैं। तो फिर देरी किस बात की, आज ही हमारे से जुड़िए। मेरे दोस्त, हम बात कर रहे थे गुप्त काल की चित्रकला के बारे में। आज हमारा अध्याय होने वाला है, बहुत अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, गुप्त काल की चित्रकला के अंतर्गत क्या है? तो हम जानते हैं कि गुप्त काल में मूल रूप से अजंता की गुफा चित्रकला का विकास हुआ। अजंता की गुफा चित्रकला महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। कुल मिलाकर 29 गुफाएं हैं और यह गुफाएं घोड़े के नाल की आकृति में फैली हुई है। गुफाएं मूल रूप से बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो चित्रकला के संदर्भ में कुछ बातें जो आपको देखनी होगी, तो देखिएगा। नाम याद रखिएगा, अजंता गुफा चित्रकला। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। अजंता एलोरा के नाम हम बचपन से ही सुनते आते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है ना, स्कूली जीवन में भी हमने यह नाम सुने होंगे। कहाँ स्थित है? स्थिति याद रखिएगा। स्थिति है महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। ठीक है, इसका आकार कैसा है गुफाओं का? तो याद रखिएगा, आकार है घोड़े की नाल के समान। घोड़े की नाल के समान। ठीक है, घोड़े की नाल आपने अक्सर किसी न किसी मकान के बाहर लगी हुई देखी होगी, वह इस तरह से होती है। ठीक है, इस आकृति में हमारी अजंता की गुफाएं फैली हुई है। गुफाएं कितनी हैं? गुफा तो टोटल गुफाएं हैं 29। और इनका संबंध कहां से माना जाता है? तो आप याद रखिएगा, संबंध है बौद्ध धर्म से। बताएं संबंध कहां से है? तो याद रखिएगा, यह बौद्ध धर्म से संबंध है। स्थिति महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है, घोड़े की नाल के समान है और बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई है। और कुल मिलाकर 29 गुफाएं।
यह प्रश्न आपके डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। कभी कभी प्रश्न में क्या प्रारूप, क्या बदलाव किया जा सकता है, प्रश्न जो है वह आपके कथन में भी पूछा जा सकता है। तो उन कथनों का आधार भी कुछ इसी तरह देखने को मिलता है। जब हम चित्र में देखते हैं गुफाओं के बारे में तो बहुत अच्छे से चीजों को समझिएगा। देखिएगा, मैं आपको अजंता की गुफाओं के कुछ चित्र दिखाना चाहूंगा, क्योंकि डायग्राम से और चीजों से बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होता है। ये देखिए, ये हमारी अजंता की गुफाएं हैं, आपको नजर आ रही होगी, ठीक है ना। इस तरह से फैली हुई है, कहीं सारे पर्यटक राउंड शेप में है जैसे मैंने दिखाया। तो उसका एक चित्र है। जो सर्वश्रेष्ठ गुफाएं हैं 16 और 17 नंबर के, उनके चित्र आपके सामने हैं। तो पहाड़ों को काट करके रास्ता बनाया गया, वहां पर अंदर चित्रकार गए और उन चित्रकारों ने इनमें चित्र तैयार की। प्रमुख गुफाओं के बारे में अगर बात करता हूं, उसके पहले यहाँ पर रंग देखिए कि कौन कौन से रंगों का प्रयोग किया गया। RGB, रेड, ग्रीन और ब्लू। इसके अलावा काले कलर का प्रयोग किया गया, सफेद रंग का प्रयोग किया गया और भूरे रंग का भी यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तो रंग कौन कौन से हैं तो याद रखिएगा, RGB यानी कि लाल, हरा, नीला, काला, सफेद व भूरा। सामान्य तौर पर यह 6 रंग हमें यहां पर देखने को मिलते हैं। कौन कौन से हैं भैया, याद रखना, लाल, हरा, नीला, काला, सफेद और भूरा। इन 6 रंगों का प्रयोग गुप्त काल में हमें चित्रकला के विकास में देखने को मिलता है। प्रमुख गुफाएं कौन कौन सी है जहां से सवाल बनते हैं, तो भैया 1 और 2 नंबर की और 16 और 17 नंबर की। बाकी गुफाएं हैं, लेकिन वो गुफाओं की स्थिति ऐसी है कि उनमें कोई ज्यादा हमें चित्र या कोई ज्यादा देखने को सामग्री हमारे लिए उपलब्ध नहीं है। जहां पर सबसे ज्यादा पर्यटक जाते हैं, गुफा नंबर 1, जहां पर पद्म पाणी बुद्ध की चित्र हमें देखने को मिलता है। गुफा नंबर 2, जहां पर झूला झूलती राजकुमारी का चित्र है। गुफा नंबर 16, जहां पर मरणासन राजकुमारी का। और गुफा नंबर 17, जहां पर राजकीय जुलूस का चित्र हमें देखने को मिलता है। तो यहां पर हम आगे बढ़ रहे हैं। आगे क्या बढ़ रहे हैं जरूर देखिएगा कि प्रमुख गुफाएं कौन सी है। प्रमुख गुफाएं देखिए, गुफा नंबर 1, और इस गुफा नंबर 1 में हमें क्या चित्र देखने को मिलता है तो याद रखिएगा, पद्म पाणी बुद्ध का। पद्म पाणी बुद्ध, इनका चित्र हमें यहां पर देखने को मिलता है। पद्म पाणी बुद्ध का चित्र अगर मैं आपको दिखाऊं तो वह कुछ इस तरह का है। हाथ में कमल का फूल लिए हुए हैं भगवान बुद्ध, ठीक है, और उनका चित्र यहाँ पर तैयार किया गया। इसी को हम कहते हैं पद्म पाणी जो है बुद्ध। गुफा नंबर 2, यह गुफा है मेरे दोस्त जिसमें झूला झूलती राजकुमारी का चित्र है। झूला झूलती राजकुमारी का चित्र बनाया गया है। गुफा नंबर 16, जहां पर एक मरणासन राजकुमारी का चित्र है। मरणासन राजकुमारी का चित्र है। और मेरे प्यारे साथियों याद रखिएगा, गुफा नंबर 17, राजकुमारी मर गई और अब उसका क्या निकाला गया, जुलूस निकाला गया। याद करने का यह तरीका है, तो याद रखिएगा, राजकीय जुलूस का चित्र हमें देखने को मिलता है। किसका चित्र मिलता है, राजकीय जुलूस का। तो यहाँ पर 4 गुफाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं जिनमें हमें कुछ चित्र देखने को मिलते हैं। गुफा नंबर 1, पद्म पाणी बुद्ध। गुफा नंबर 2, झूला झूलती राजकुमारी। गुफा नंबर 16, मरणासन राजकुमारी। और गुफा नंबर 17, राजकीय जुलूस। इनके चित्र हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो क्या ये चीजें क्लियर हो रही है, हाँ या ना का जवाब हमें जरूर साझा करिएगा।
ठीक है, तो गुफा नंबर 1 पद्म पाणी बुद्ध, बताइए मेरे साथ बोलिए। गुफा नंबर 2 झूला झूलती हुई राजकुमारी, गुफा नंबर 16 मरणासन राजकुमारी, और गुफा नंबर 17 राजकीय जुलूस। तो अजंता की गुफाओं के बारे में हमने देखा, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है, घोड़े की नाल की आकृति की है, कुल 29 गुफाएं हैं और यह बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई है। क्लियर? रंग लाल, हरा, नीला, काला, सफेद और भूरा है। यह हो गया। अब सबसे महत्वपूर्ण आता है गुप्तकालीन साहित्य। बताइए क्या आता है? तो याद रखिएगा, हम पढ़ रहे हैं गुप्त कालीन साहित्य, गुप्ता पीरियड लिटरेचर, बहुत महत्वपूर्ण है। गुप्त काल को वैसे भी भारत के इतिहास का स्वर्ण काल माना जाता है। कहा जाता है गुप्त काल जो है वह संस्कृत साहित्य का स्वर्ण काल था। क्यों था? क्योंकि इस काल में जितने भी ग्रंथ रचे गए हैं उनमें अधिकांश ग्रंथों की भाषा संस्कृत थी। गुप्त काल में कई सारे महत्वपूर्ण ग्रंथ रचे गए, कई सारे महत्वपूर्ण साहित्यकारों ने अपना योगदान दिया और भारत में पुनर्जागरण के आशा की एक किरण जगाई। इसीलिए प्रसिद्ध कलामर्मज्ञ, प्रसिद्ध इतिहासकार मैक्स मूलर ने गुप्त काल को भारत का पुनर्जागरण का काल कहा है। क्लियर हो गई? तो कुछ बातें जो यहाँ पर समझिएगा। जैसे सबसे पहले एक डायग्राम के माध्यम से देखते हैं। पहली बात, क्या कहा जाता है गुप्त काल? संस्कृत साहित्य का स्वर्ण काल। पहली बात, गुप्त काल क्या है? संस्कृत साहित्य का स्वर्ण काल है। क्यों? क्योंकि साहित्य की भाषा, साहित्य की भाषा बताओ क्या थी? तो याद रखिएगा संस्कृत थी, संस्कृत थी। दूसरा बिंदु हम यहां पर पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं कि भारतीय पुनर्जागरण का काल था। गुप्त पीरियड वॉज द टाइम पीरियड ऑफ इंडियन रेनेसा, टोल्ड मैक्स मूलर। क्लियर? क्या कहा गया? भारतीय पुनर्जागरण का काल। यह बात किसने कही है? तो यह बात याद रखना, यह बात कही है मैक्स मूलर ने। समझ में आ गई? डायरेक्ट प्रश्न बन सकता है, हिंट है आप लोगों के लिए, इस बात को याद रखें। गुप्त काल में ही रामायण, महाभारत और पुराण जैसे महान ग्रंथ जो है इन्हें अंतिम रूप दिया गया है। ठीक है, या वर्तमान रूप दिया गया। तो इस काल में ही रामायण, ठीक है, महाभारत व पुराणों को वर्तमान रूप दिया गया। बताओ, वर्तमान में हम जो रामायण पढ़ते हैं, वर्तमान में हम जो महाभारत देखते हैं, वर्तमान में जो हम पुराण देखते हैं, वह पुराण गुप्त काल की ही देन है। यहाँ पर पहली बार धर्मनिरपेक्ष साहित्य का लेखन किया गया। धर्मनिरपेक्ष साहित्य का तात्पर्य क्या है कि गुप्त काल में लेखन में हमने आम जनता के समाज पर ध्यान दिया, हमने आम जनता की परिस्थिति को समझा, संस्कृति को समझा और उनके आधार पर इतिहास लिखा जाने लगा। तो अगली महत्वपूर्ण बात, पहली बार धर्मनिरपेक्ष साहित्य लिखा गया। साहित्य लिखा गया। पहली बार एक ऐसा साहित्य लिखा जिसमें कोई धर्म का आधार रूप प्रारूप नहीं था। इस साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि जो धनवान लोग हैं वह तो संस्कृत बोलते थे और जो निर्धन लोग हैं वह प्राकृत, यानी कि गुप्त काल में संस्कृत जो है उच्च वर्ग की भाषा बनी और निम्न वर्ग ने प्राकृत भाषा बोली। साहित्य की विशेषता क्या है? साहित्य की विशेषता में हम दो बात मानते हैं कि जो धनी या उच्च वर्ग, इनकी भाषा संस्कृत हो गई,
और जो निर्धन या मेरे दोस्त याद रखिएगा जो निम्न वर्ग हैं, यह कौन सी भाषा बोलने लगे, यह प्राकृत भाषा बोलने लगे। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो मेरे दोस्त यह कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। गुप्त काल के साहित्य में संस्कृत साहित्य का स्वर्ण काल है, साहित्य की भाषा संस्कृत थी। भारतीय पुनर्जागरण का काल है, इसे मैक्स मुलर ने नाम दिया। रामायण महाभारत और पुराणों का वर्तमान रूप आया, पहली बार धर्मनिरपेक्ष साहित्य लिखा गया। साहित्य की विशेषता, धनी या उच्च वर्ग तो संस्कृत बोलते हैं, निर्धन या निम्न वर्ग जो हैं वह प्राकृत बोलते थे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यहाँ पर सामाजिक विभाजन हमें देखने को मिलता है। क्या ये बात क्लियर हो गई? बताइए, यह सामाजिक विभाजन की एक बेहद जबरदस्त परिस्थिति है, इस बात को थोड़ा सा यहां पर समझिएगा। अब अगर हम गुप्तकाल को पढ़ रहे हैं और मेरे प्यारे साथियों गुप्तकाल को पढ़ते हुए अगर प्रमुख साहित्यकारों के संदर्भ में बात नहीं की तो फिर क्या पढ़ा? तो इसके बारे में समझिएगा। गुप्तकाल के प्रमुख साहित्यकार, गुप्तकाल के प्रमुख साहित्यकार, मैं आपको एक बात बता दूं, बेसिकली ये जो क्लास आपकी रखी गई है जीके फर्स्ट पेपर की इतिहास विषय की, इस क्लास की ड्यूरेशन बहुत बड़ी नहीं रखी गई है, घंटे भर की, 1.5 घंटे की, इतनी लॉन्ग क्लास नहीं रखी गई है, इतनी लंबी ड्यूरेशन आपके लिए नहीं रखी गई है। तो फिर हमने क्या किया? तो हमने यह किया कि आपके लिए क्लास की जो ड्यूरेशन है, समय सीमा है, वो 20 से 25 मिनट तक की क्लास रखी। इसको देखने में बोरियत फील नहीं होती है, और जैसे मान लीजिए आप खाना खा रहे हो तो 25 मिनट में आराम से क्लास पूरी हो जाती है। क्या हमारा यह आइडिया सही है? एक बार कमेंट जरूर करेंगे जो विद्यार्थी इस क्लास को देखेंगे। रेगुलर क्लास मिलेगी आपको, इसमें कोई दो राय नहीं। संडे ऑफ रह सकता है, मे बी पॉसिबल। तो एक बार कमेंट करेंगे कि ड्यूरेशन जो हमने 20 से 25 मिनट की रखने की योजना बनाई है, यह हमारा एक सही विचार है, या इसकी समय सीमा जो है क्लास की वह 1 घंटा किया जाना चाहिए। जो भी आपका मत होगा, काव्य क्लासेज उसके लिए हमेशा तत्पर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हमारा एक ही उद्देश्य होता है, डॉक्टर मनोज जैन सर का एक ही उद्देश्य है, हर घर सरकारी नौकरी होना चाहिए। इसीलिए हमारे ऑनलाइन जो कोर्सेज है काव्य क्लासेस के, वह भी आप लोगों के लिए बहुत कम दामों में उपलब्ध हैं। तो काव्य क्लासेस कोटा का ऐप डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ महत्वपूर्ण साहित्यकारों पर चर्चा आप सभी प्यारे साथियों के साथ करते हैं। जैसे आपने एक नाम सुना होगा कालिदास का, ठीक है। कौन नहीं जानता कालिदास के बारे में, ठीक है। बहुत बड़े साहित्यकार हुए हैं अपने आप में, ठीक है। कालिदास को ही क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा V.A. स्मिथ हुए हैं। V.A. स्मिथ ने किताब लिखी है अकबर द ग्रेट मुगल, ठीक है। इन्होंने किताब लिखी है गुप्त शासक समुद्रगुप्त के बारे में। यह वही विलियम ऑर्थर स्मिथ है जिन्होंने समुद्रगुप्त को भारत का शेक्सपियर, भारत का नेपोलियन कहकर संबोधित किया है। तो V.A. स्मिथ, विलियम आर्थर स्मिथ, ये बहुत बड़े इतिहासकार हैं, ने कालिदास को क्या कहा है? तो आप याद रखिएगा भारत का शेक्सपियर कहकर संबोधित किया है। भारत का शेक्सपियर कहा है कि कालिदास कौन है? भारत के शेक्सपियर है। समझ में आ गई? अब कालिदास के बारे में कुछ बातें जो आपको समझनी है, जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद आवश्यक है, उनके बारे में आपको जाननी चाहिए। मैंने पहले ही कहा क्लास के बारे में अगर किसी भी प्रकार की कोई शंका हो तो आप हमें ज़रूर बताइए, हम आपकी उस पर कार्रवाई करेंगे और सुधार करके आपके लिए और गुणवत्तापूर्ण हम यहाँ पर कार्य करेंगे। वैसे भी गुणवत्तापूर्ण किया जा रहा है, लेकिन हमारा उद्देश्य, डॉक्टर मनोज जैन सर का उद्देश्य, काव्य क्लासेस की समस्त टीम का उद्देश्य एक ही होता है, हर घर सरकारी नौकरी होना चाहिए। इसीलिए तो हम कार्य कर रहे हैं। तो देखिएगा कालिदास के बारे में क्या कहा जाता है कि कालिदास जी जो हैं इन्होंने मेरे दोस्त 3 नाटक लिखे थे। बताएं कितने नाटक लिखे हैं सर? 3 नाटक लिखे हैं। पहला नाटक आता है विक्रमो वर्षीय, दूसरा आता है मालविका अग्निमित्रम, और तीसरा आता है अभिज्ञान शाकुंतलम। 3 नाटक लिखे। पहला विक्रमो वर्षीय, ठीक है। इसमें राजा विक्रम की कहानी के बारे में बताया गया है।
ये बात याद रखिएगा। राजा विक्रम जो है उर्वशी नाम की जो अप्सरा होती है उसे अपना दिल दे बैठते हैं और यह नाटक लिखा गया। ठीक है, तो राजा विक्रम और उर्वशी की प्रेम कथा का वर्णन हमें विक्रमोर्वशीय में देखने को मिलता है। दूसरा इन्होंने लिखा है मालविका अग्निमित्रम। मालविका अग्निमित्रम। मालविका अग्निमित्रम क्या है? तो इस नाटक में मालवा की राजकुमारी मालविका और शुंग वंश के शासक पुष्यमित्र शुंग के पुत्र अग्निमित्र शुंग की प्रेम कथा का वर्णन है। ठीक है, तो अग्निमित्र दिल दे बैठता है किसे? मालवा की राजकुमारी मालविका को। अग्निमित्र के बारे में याद रखिएगा, वह एक महत्वपूर्ण शुंग राजा हुआ है और विदिशा में उसने अपना केंद्र बिंदु स्थापित किया था। क्लियर हो गई? चले, इसके बाद इन्होंने एक नाटक लिखा है और उसका नाम आता है अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम। तो 3 नाटक, विक्रमोर्वशीय, मालविका अग्निमित्रम और अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम में आपको यह पता होगा, इसमें राजा भरत और शकुंतला के बीच की प्रेम कथा का वर्णन आया है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम एक महत्वपूर्ण है। तो 3 नाटक, विक्रमोर्वशीय, मालविका अग्निमित्रम और अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना है? कालिदास की रचना मानी जाती है। इसके अलावा कालिदास जो है इन्होंने 2 काव्य लिखे हैं। क्या लिखी है सर? काव्य। आप इस समय काव्य क्लासेस पर ही हैं और 2 महाकाव्य लिखे हैं और 2 है खंड काव्य। कालिदास जी ने क्या लिखे हैं? 2 महाकाव्य लिखे हैं। पहला लिखा है कुमार संभव और एक लिखा है रघुवंश। कुमार संभव में कार्तिकेय की कहानी है जो भगवान शिव और माँ पार्वती के पुत्र हैं, और रघुवंश में ईक्ष्वाकु वंशीय राजाओं की कहानी की जानकारी हमें मिलती है। तो पहला डेट इज कुमार संभव और एक है रघुवंश। ठीक है, रघुवंश। यह 2 महाकाव्य जो हैं यह किनके द्वारा लिखे गए हैं? कालिदास जी के द्वारा लिखे गए। आप याद रखना, महा का मतलब महान लोगों की रचना। अब भाई साहब, भगवान कार्तिकेय भी तो महान है, भगवान शिव के पुत्र हैं, और रघुवंश ईक्ष्वाकु वंश है, राम भगवान ईक्ष्वाकु वंशीय थे, अपने आप में देवता है, भगवान है, तो उनका भी जिक्र यहाँ पर किया गया है। अगर मैं बात करता हूं तो इन्होंने लिखे हैं 2 खंड काव्य। क्या लिखे हैं? 2 खंड काव्य। याद रखने का तरीका यह है, एक तो होती है ऋतु संहार, जब ऋतुएं खराब होने लगती है तो मौसम अच्छा होने लगता है, जिसे हम कहते हैं मेघदूतम। उम्मीद करता हूं ये याद करवाने का तरीका आपको समझ में आ गया होगा। ऋतु संहार में भारत की 6 ऋतुओं की जानकारी मिलती है और मेघदूतम में हमें यक्ष और यक्षिणी के बीच की प्रेम कथा का वर्णन है। समझ में आ गई बात? बताओ। तो कालिदास के बारे में कुछ बातें। वी.ए. स्मिथ ने इसे भारत का शेक्सपियर कहा है। इन्होंने 3 नाटक लिखे हैं, विक्रमोर्वशीय, मालविका अग्निमित्रम और अभिज्ञान शाकुंतलम। 2 महाकाव्य हैं। पहला महाकाव्य आता है कुमार संभव, दूसरा आता है रघुवंश। 2 खंड काव्य लिखे हैं, एक आता है ऋतु संहार और एक आता है मेघदूतम। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो ये है वह महत्वपूर्ण बिंदु जो आपके लिए सवाल बनाता है। अब बात करते हैं विशाख दत्त के द्वारा लिखे गए मुद्रा राक्षस की। तो अगले महत्वपूर्ण लेखक कौन है? विशाख दत्त। इनके द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया है मुद्रा राक्षस। देखो, मुद्रा राक्षस क्या है मैं आपको सबसे पहले बताता हूं। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी मिलती है। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी देने वाला पहला साहित्यिक प्रमाण मुद्रा राक्षस ही है। समझ में आ गई? मुद्रा राक्षस पहला ग्रंथ है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हमें जानकारी देखने को मिलती है। इसी के साथ मुद्रा राक्षस जो ग्रंथ है, इसे भारत का पहला जासूसी ग्रंथ भी माना जाता है। पहला जो है डिटेक्टिव पीस है ये,
ये मान के चलिएगा। तो इसके बारे में याद रखिएगा, यह भारत का पहला जासूसी ग्रंथ माना जाता है। क्या ये बात क्लियर हो? मुद्रा राक्षस भारत के इतिहास का पहला जासूसी ग्रंथ है। इसके अलावा विशाख दत्त ने एक किताब लिखी है और उसका नाम है देवी चंद्र गुप्तम। क्या नाम है भैया? तो नाम याद रखिएगा, देवी चंद्र गुप्तम। ठीक है, इसमें गुप्त राजाओं के बारे में हमें पता चलता है, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, रामगुप्त, इनके बारे में हमें महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत जो है वह देवी चंद्रगुप्तम ही है। क्लियर हो गई? चले, तो विशाख दत्त के 2 ग्रंथ, मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम। इसके अलावा अगर हम और कुछ बातें करना चाहें तो एक नाम आता है अमर सिंह का। महत्वपूर्ण इतिहासकार हैं अमर सिंह, महत्वपूर्ण साहित्यकार हैं। अमर सिंह जो है यह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्न में भी शामिल थे। ठीक है, इन्होंने एक किताब लिखी है और उसका नाम है अमर कोश। अमर कोश जो रचना है इसे ही हम नाम लिंगा अनुशासन के रूप में भी जानते हैं, और यह क्या है? संस्कृत का विश्व कोश है। तो आइए अमर सिंह के इस ग्रंथ के बारे में थोड़ी सी जानकारी आप लोगों को देते हैं। इन्होंने किसकी रचना की है? इन्होंने लिखा है अमर कोश। ठीक है, और इसी ग्रंथ को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, नाम लिंगानुशासन। बताओ क्या कहते हैं? नाम लिंगानुशासन कहते हैं। और इस ग्रंथ की विशेषता क्या है कि यह संस्कृत का विश्वकोश है। संस्कृत का विश्वकोश। क्या ये समझ में आ गई बात? तो संस्कृत का विश्वकोश किसे माना जाता है? नाम लिंगानुशासन को माना जाता है। टू बी कंटिन्यू, इसके आगे के साहित्यकारों की चर्चा हम विज्ञान के साथ करेंगे। ठीक है ना, कि गुप्त काल का विज्ञान अभी हमें पढ़ना। मेरे प्यारे साथियों, आज हमने जो महत्वपूर्ण बातें करी, मैंने आपसे पहले ही कहा कि हम बेसिकली हमारी क्लासेस का समय बहुत ज़्यादा नहीं रखेंगे। हम हमारी क्लासेस का समय 20 से लेकर 25 मिनट या 30 मिनट तक ही रखेंगे। क्लियर हो गई? बाकी एक बार आप एडवाइस दीजिएगा, अगर आप कहेंगे तो पूरा का पूरा टॉपिक जो है वह 2 क्लास में भी कंप्लीट हो सकता है और 1 में भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है हमारे ऊपर। ठीक है, तो गुप्त काल की चित्रकला, अजंता गुफा चित्रकला, स्थिति महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। मेरे साथ एक बार रिपीट करते चलिएगा। घोड़े की नाल के समान है, गुफा कुल मिलाकर 29 है। संबंध है बौद्ध धर्म से, रंग लाल, हरा, नीला, काला, सफेद और भूरे का प्रयोग किया गया है। पहली गुफा में पद्मपाणि बुद्ध है, दूसरी में झूला झूलती राजकुमारी है, 16 में मरणासन राजकुमारी और 17 में राजकीय जुलूस का चित्रण है। साहित्य की विशेषता क्या है? संस्कृत साहित्य का स्वर्ण काल है, साहित्य की भाषा संस्कृत है, भारतीय पुनर्जागरण का काल है। बेसिकली किसने कहा है? मैक्स मुलर ने। रामायण, महाभारत और पुराणों को वर्तमान रूप दिया गया। पहली बार धर्मनिरपेक्ष साहित्य लिखा गया। साहित्य की विशेषता है कि धनी उच्च वर्ग संस्कृत बोलते हैं और निर्धन वर्ग प्राकृत बोलते हैं। कालिदास जो हैं इन्हें भारत का शेक्सपियर कहा। V.A. स्मिथ ने 3 नाटक लिखे, विक्रमोर्वशीय, मालविका अग्निमित्रम और अभिज्ञान शाकुंतलम। 2 महाकाव्य, कुमार संभव, रघुवंश। 2 खंड काव्य, ऋतु संहार और मेघदूतम। विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस, यह भारत का पहला जासूसी ग्रंथ है, और देवी चंद्रगुप्तम। अमर सिंह ने जो है अमर कोश या नाम लिंगानुशासन लिखा है, जो संस्कृत का विश्वकोश है। तो इन बातों को हम यहीं रखते हैं। कल आपके साथ वापस परिचर्चा करेंगे और मेरे प्यारे साथियों गुप्त काल के विज्ञान के बारे में और साहित्य के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो क्लास कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा, ताकि आपके साथ जो है वह चर्चा कर सके। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। थैंक यू।